सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। सो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने ऑलमोस्ट का यूज़ किया है, ऑल का नहीं, क्योंकि देर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स विच बिहेव लाइक एंजाइम्स। ये वाली बात हमने पिछले अपने लेक्चर्स में भी की थी कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स के नहीं बने होते, कुछ एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड्स के भी बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं राइबोजाइम्स। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड से बनता है। तो उसका आंसर आ जाएगा अपना राइबोजाइम्स। उसके बाद वन कैन डिपेक्ट एनी एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। अब हम एंजाइम को लाइन डायग्राम से भी डिपेक्ट कर सकते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे चार स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस। अगर आपको याद हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम थ्रेड लाइक भी बोलते थे, क्योंकि वो सीधा ऐसा होता था जिसमें अमीनो एसिड्स लिंक होते थे ऐसे ऐसे। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बताता था। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि जो हमारा एंजाइम होता है वो एक्टिव कौन से स्ट्रक्चर में होता है, मोस्ट एक्टिवली वो वर्क करता है अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में। पर इन्होंने यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी मेंशन कर दिया, तो हम इसको ही लेके चलेंगे कि ज़्यादातर एंजाइम सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. The chain crisscross itself and hence make many crevices or pockets are made. अब इसका क्या स्ट्रक्चर हो, मान लो कि ये हमारा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता था कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में ऐसे क्रिस क्रॉस या ऐसे फोल्ड हो जाती थी। तो इसके फोल्ड होने से होता क्या है कि इसमें काफ़ी सारी क्रेविसेस या फिर पॉकेट्स बन जाते हैं। जैसे कि ये एक क्रेविसेस होगी, ये एक पॉकेट होगी। तो इन पॉकेट से होता क्या है, इन पॉकेट्स के अंदर अपना सबस्ट्रेट फिक्स हो जाता है। मान लो ये सबस्ट्रेट है तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर फिक्स होने से होगा क्या कि जो ये एंजाइम है ये इसके स्ट्रक्चर को जल्दी चेंज कर देगा, मतलब कि कैटलाइज कर देगा, जिससे हमारा जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे रिएक्शन को फास्ट कर देगा। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। अब इन इन पॉकेट्स को हम एक्टिव साइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसी जगह पे हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम is a crevice or a pocket in which the substrate fits. Thus, enzymes through their active sites catalyze the reactions at a higher rate. अब एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो रिएक्शन का रेट को ज़्यादा जल्दी या फास्ट कर देते हैं। एंजाइम्स कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब एंजाइम्स हो गए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, पर अब हमारे एक और कैटलिस्ट आता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो अपने एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन अपना एंजाइम डैमेज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि अबव 40 डिग्री सेल्सियस पे अपने एंजाइम्स डैमेज हो जाएंगे। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी काम करेंगे। However, enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperatures. Hot winds and sulfur springs are stable and retain their catalytic power even at a high temperature. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये दी हुई है कि जो अपने ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हॉट विंड्स या फिर सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं, उनका उनका एंजाइम स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर्स पे भी, जो कि हमें 80 to 90 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। Thermal stability is thus an important quality of such isolated from the thermophilic organisms. तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म हॉट विंड्स या फिर सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं तो उनके एंजाइम्स 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे भी फंक्शन करते हैं। तो इसके साथ एंजाइम वाला टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक आएगा केमिकल रिएक्शन।